बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मसल ब्लड फ्लो। तो मसल ब्लड फ्लो में हमने देखना है कि मसल ब्लड फ्लो की वैल्यू क्या होती है रेस्टिंग स्टेट के अंदर और कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के अंदर। फिर हमने देखना है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ब्लड फ्लो को स्पेसिफिकली मसल के ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं, जिसके अंदर लोकल मेटाबॉलिक कंट्रोल भी आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा न्यूरल कंट्रोल। न्यूरल के अंदर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन का स्केलेटल मसल के ऊपर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके कोई रिसेप्टर्स नहीं होते स्केलेटल मसल के ऊपर, लेकिन सिंपैथेटिक के होते हैं। इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो लास्ट में जो कार्डिक आउटपुट होती है एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उसका ग्राफिकल एनालिसिस क्या होगा, जिसको हम राइट एट्रियल प्रेशर एंड डायस्टोलिक वेनस वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे कार्डिक आउटपुट और वीनस रिटर्न के साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब जो स्केलेटल मसल है इसका रेट ऑफ ब्लड फ्लो क्या है, क्योंकि स्केलेटल मसल हमारी बॉडी का बल्क बनाते हैं, तो उसका रेट ऑफ ब्लड फ्लो यानी 1 मिनट के अंदर या फिर गिवन सेकंड के अंदर इसका जो ब्लड फ्लो होगा वो रिलेटिवली ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारा ब्लड बल्क बनाते हैं हमारी बॉडी का। अब लेकिन रेस्टिंग स्टेट के अंदर मसल चूंकि काम नहीं कर रहे, तो रेस्टिंग स्टेट में इसका मसल का ब्लड फ्लो जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। जीरो क्यों नहीं होता, क्योंकि रेस्टिंग स्टेट में भी मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसको बोलते हैं मसल टोन। तो मसल टोन को मेंटेन करने के लिए थोड़ा बहुत ब्लड चाहिए होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कितना ब्लड चाहिए होता है रेस्टिंग स्टेट के अंदर और कितना ब्लड चाहिए होता है एक्सरसाइज के अंदर या फिर कॉन्ट्रैक्शन स्टेट के अंदर। तो अगर हम बात करते हैं रेस्टिंग स्टेट में, तो जो रेस्टिंग स्टेट है इसमें ब्लड फ्लो चाहिए होता है 3 to 4 ml पर मिनट। और ये ब्लड फ्लो क्यों चाहिए होता है, ताकि मसल की टोन को मेंटेन किया जा सके, और मसल की टोन इंपॉर्टेंट होती है बॉडी की स्टेबलाइजेशन के अंदर। तो जो मसल टोन के लिए ये ब्लड फ्लो इतना रिक्वायर होता है। लेकिन अगर एक्सरसाइज वाले फेज में हूँ, एक्सरसाइज में यहाँ पे हैवी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के अंदर, तो जो ब्लड फ्लो होता है वो ब्लड फ्लो हम कह सकते हैं 100 से लेकर 200 मिलीलीटर पर मिनट, यानी इसका हम 25 गुना ज़्यादा 100 से लेकर 200 मिलीलीटर पर मिनट। और ये हम बात कर रहे हैं पर 100 ग्राम ऑफ मसल, पर 100 ग्राम ऑफ मसल की बात करें तो इतना ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। और एक्सरसाइज में ब्लड फ्लो क्यों ज़्यादा होता है, ताकि मसल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया जा सके एक्सरसाइज के करवाने के लिए। तो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए इतना ब्लड फ्लो रिक्वायर होता है। अब जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो वो क्या करती है, वो अपने अंदर जो वेसल्स होती है जो मसल के बल के अंदर रन कर रही होती है उनको कंप्रेस करती है। मतलब अगर हम देखा जाए तो ब्लड फ्लो अगर एक्सरसाइजिंग मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन फेज में थोड़ा कम होता है और रिलैक्सेशन फेज के अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मतलब अगर कॉन्ट्रैक्शन होती है, अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो ब्लड वेसल को कंप्रेस करेगा। ब्लड वेसल की कंप्रेशन होगी तो फिर हमें ब्लड फ्लो कम देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन फेज के अंदर ब्लड फ्लो थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि ब्लड वेसल कंप्रेस हो रही है, कंप्रेस ब्लड वेसल्स। तो ब्लड फ्लो जिसको मैं क्यू से शो कर लेता तो थोड़ा सा कम आएगा। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान में बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे ब्लड फ्लो थोड़ा ज़्यादा आएगा, और ब्लड फ्लो इतना ज़्यादा आएगा कि वो कंपनसेट करे कि जितना ब्लड कम हुआ था कॉन्ट्रैक्शन फेज में। इसको बोलते हैं रिएक्टिव हाइपरीमिया, क्योंकि जो ब्लड फ्लो कम हुआ था कॉन्ट्रैक्शन फेज में इसको कंपनसेट करने के लिए ज़्यादा ब्लड आएगा, ज़रूरत से भी ज़्यादा रेस्टिंग स्टेट से कंपेयर करें तो इसको बोलते हैं रिएक्टिव हाइपरीमिया। तो जो ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा आएगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिएक्टिव हाइपरईमिया। और ये रिएक्टिव हाइपरईमिया कब देखने को मिलता है, पोस्ट ओक्लूजन पीरियड के अंदर, जब ब्लड वेसल्स की कंप्रेशन ज़्यादा नहीं होती। तो हमें कब देखने को मिलेगा, पोस्ट ओक्लूजन पीरियड के अंदर, जब ओक्लूजन खत्म होगी। तो ये तो हो गया ब्लड फ्लो के बारे में चंद बातें। अब जब एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज के अंदर नॉर्मली जो वो कैपिलरी जो रेस्टिंग स्टेट के अंदर बंद पड़ी हुई थी वो ज़्यादा ओपन हो जाती है। सब ज़्यादा ओपन हो जाती है तो वो सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। जब सरफेस एरिया को बढ़ा देती है तो हमें एफिशिएंट न्यूट्रिएंट सप्लाई देखने को मिलती है। तो ये अडाप्टेशन होती है मसल कैपिलरी की एक्सरसाइज के अंदर। अब हम देख लेते हैं कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो या लोकल कंट्रोल ऑफ मसल। अभी सिर्फ कंट्रोल लिख लेते हैं, ब्लड कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो इन स्केलेटल मसल। हमने कहा था दो मैकेनिज्म होते हैं, एक लोकल मेटाबॉलिक मैकेनिज्म और दूसरा न्यूरल कंट्रोल। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर सकते हैं इनको दो के अंदर।
लोकल और न्यूरल कंट्रोल। चलो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला होगा लोकल, दूसरा होगा न्यूरल। न्यूरल के अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आएगा और लोकल के अंदर स्पेशलाइज्ड वेजोडाइलेटर मेटाबोलाइट्स आ जाएगी। तो इसके अंदर जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा लोकल के अंदर वो होगा लोकल वेजोडाइलेटर मेटाबोलाइट्स, लोकल वेजोडाइलेटर मेटाबोलाइट्स। जबकि न्यूरल के अंदर हम कह सकते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को तो इफेक्ट करता है लेकिन स्केलेटल मसल के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकल वेजोडाइलेटर के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड वेजोडाइलेटर मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। ये हमने ब्लड फ्लो वाले चैप्टर में देखा था कि जब भी किसी मसल की या फिर किसी भी टिश्यू का ब्लड फ्लो कम होता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है और इसके साथ साथ वेजोडाइलेटर मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। वो वेजोडाइलेटर मेटाबोलाइट्स उसी टिश्यू की आर्टरियोल की डायलेशन करवा देती है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो मेंटेन हो जाता है या ब्लड फ्लो रीस्टोर हो जाता है। तो वो कौन कौन से लोकल वेजोडाइलेटर मेटाबोलाइट्स होते हैं इनके नाम लिख लेते हैं। तो वो होता है एडिनोसिन, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टेट, ये एसिडिक प्रोड्यूस करेगी यानी एसिडिक है तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे और इसके साथ हम कह सकते हैं पोटेशियम आयन। ये इंपॉर्टेंट वेजोडाइलेटर मेटाबोलाइट्स है। उन सब में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एडिनोसिन है। अब एडिनोसिन कैसे प्रोड्यूस होता है? अब आपको तो पता होगा कि जब ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा होती है तो यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा खर्च हो रही है तो एटीपी टूटेगा एटीपी के अंदर एनर्जी देने के लिए और यहाँ से आपको एनर्जी मिलेगी और एनर्जी लेने के लिए एटीपी मजीद टूटेगा एएमपी के लिए। क्यों? क्योंकि एटीपी के अंदर दो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं। एटीपी के अंदर एक, एएमपी के अंदर कोई नहीं होता इतना ज़्यादा। इसके अंदर ये दोबारा टूटेगा तो ई। अब इसके अंदर एक बॉन्ड है लेकिन वो हाई एनर्जी फॉस्फेट नहीं है लेकिन कम से कम थोड़ी बहुत एनर्जी तो दे देगा। जब वो टूटेगा तो प्रोड्यूस होगा एडिनोसिन। तो इस तरह एडिनोसिन प्रोड्यूस होता है जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा पीक पे गया हुआ था तब एडिनोसिन प्रोड्यूस होता है और एडिनोसिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेटाबोलाइट है। ये वेजोडाइलेशन करा देगा जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रिस्टोर हो जाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा आएगी, एटीपी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और एनर्जी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो ये था लोकल कंट्रोल। अब दूसरा जो है न्यूरल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल के अंदर सिंपैथेटिक वाला किस तरह से काम करता है? सिंपैथेटिक वाला हम क्या इसने सिर्फ हार्ट रेट को बढ़ाना है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाना है, वीनो कंस्ट्रक्शन करानी है और वेजो कंस्ट्रक्शन करानी है जिसकी वजह से हार्ट रेट आर्टीरियल प्रेशर को बढ़ा के ब्लड फ्लो को बढ़ा देना है। कैसे बढ़ाएगा? ये आर्टीरियल प्रेशर को बढ़ा देगा जिसकी वजह से मसल की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। और ये किस तरह से काम करेगी? ये वेजोडाइलेशन करा देगी आर्टरियोल्स की और ये आर्टीरियल प्रेशर को बढ़ा के ब्लड फ्लो को बढ़ा देगा। तो ये तो हो गया कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो इन स्केलेटल मसल। अब इन दोनों का कंबाइंड फ्लो चार्ट जो आपने करना है, ये तो मैंने कंपैरिजन बताया था। अब आपने जो फ्लो चार्ट करना है वो फ्लो चार्ट आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। अब इस मैकेनिज्म के अंदर आपको दोनों नजर आ रहे होंगे। एक है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो मैंने ऊपर की तरफ लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं न्यूरल कंट्रोल और दूसरा लिखा हुआ है लोकल कमांड जिसको बोलते हैं लोकल वेजोडाइलेटर थ्योरी। अब जो एक्सरसाइज का जब स्टार्ट होता है तो सिग्नल्स आते हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से। तो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जब इसने सिग्नल्स भेजने होते हैं मसल्स के पास, उन मसल्स के पास जिन्होंने कॉन्ट्रैक्शन करानी है, तो एक कोलैटरल ब्रांच सेंड करता है वेजोमोटर सेंटर और ये एंटीसिपेटरी होती है। एंटीसिपेटरी का मतलब होता है कि अभी ब्लड फ्लो, अभी मेटाबॉलिज्म स्केलेटल मसल का ज़्यादा नहीं हुआ अभी सिर्फ मैसेज भेजा है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, लेकिन ब्रेन को पहले से पता है कि जब कॉन्ट्रैक्शन होनी है तब मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाना है। मेटाबॉलिज्म के ज़्यादा हो जाने की वजह से ब्लड फ्लो ज़्यादा चाहिए होगा, तो वो पहले से ही सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करवा देती है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी मैकेनिज्म। एंटीसिपेटरी का मतलब पहले से ही पेशेंट गोई कर लेना। अब जो वेजोमोटर सेंटर मेडुला के अंदर होगा उसके वजह से सिंपैथेटिक आउटफ्लो ज़्यादा हो जाएगा। उसको बोलते हैं सेंट्रल या न्यूरल कमांड। सेंट्रल का मतलब यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, न्यूरल का मतलब यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसने तीन जगहों के ऊपर काम करना है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन या फिर सिंपैथेटिक आउटफ्लो ने। हार्ट पे इसने हार्ट रेट को बढ़ाना है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाना है और कार्डिक आउटपुट को बढ़ाना है। दूसरी तरफ इसने पेरिफेरल आर्टरियों पे जाके काम करना है। लेकिन आपने ये बात आपने खास तौर पे याद रखनी है कि इसने तीन जगह की आर्टरियोल पे काम नहीं करना है। इसके अलावा बाकी सारी वो कौन कौन सी तीन जगह की आर्टरियोल है, इसने बाकी सारी बॉडी की आर्टरियोल की वेजो कंस्ट्रक्शन करा दी है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन तीन जगह की आर्टरियोल की वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं कराएगा। तो वो कौन कौन सी होगी? उस मसल में जहाँ पे एक्सरसाइज हो रही है, जो मसल एक्सरसाइज के अंदर काम कर रहा है, एक्टिव मसल, तो उसके अंदर ये वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं कराएगा,
सेरिब्रल सर्कुलेशन और कोरोनरी इसमें भी नहीं कराएगा। अब इनके अंदर मैकेनिज्म क्या होता है, एक्टिव मसल के अंदर ये वेजो कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं कर पाएगा, वहाँ पे वेजो डायलेशन इसलिए हो रही होती है क्योंकि वहाँ पर लोकल वेजो डायलेटर सिस्टम काम कर रहा होता है। आपको मैं एक बात बताना भूल गया, जो न्यूरल कंट्रोल होता है, न्यूरल कंट्रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट जब होता है जब रेस्टिंग स्टेट में स्केलेटल मसल होता है, और लोकल वाला कब होता है, जब एक्सरसाइजिंग में होता है। मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं इसको ब्रीफ कर देता हूँ। तो इसके अंदर आप देखना कि पेरिफेरल आर्ट्रियोल मसल की नहीं, क्योंकि मसल में एक लोकल वेजोडाइलेटर सिस्टम काम कर रहा होता है। वो लोकल वेजोडाइलेटर सिस्टम उस न्यूरल कंट्रोल को अपोज कर देगा, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उस स्केलेटल मसल की आर्ट्रियोल के अंदर वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं करा सकता जो एक्सरसाइज के अंदर इन्वॉल्व होता है। लेकिन रिमेनिंग जो मसल्स हो गए, रेस्टिंग मसल्स हो गए, रेस्टिंग जो कॉन्ट्रैक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उनकी आर्ट्रियोल की वेजो कंस्ट्रक्शन करा देगा। तो रेस्टिंग वाले की वेजो कंस्ट्रक्शन और जो एक्टिव है उनके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर वेजो डायलेटरी सिस्टम चल रहा होगा जिसको बोलते हैं लोकल कमांड। अब कोरोनरी और सेरिब्रल, क्योंकि सेरिब्रल ब्रेन है, ब्रेन ने मैसेज सेंड करना है, तो ब्रेन तो सेंट्रल कमांड होता है, यानी ब्रेन एक इंपॉर्टेंट स्टेशन है इंफॉर्मेशन के लिए। कोरोनरी क्योंकि इतने ब्लड पंप करना है, तो यहाँ पर वेजो कंस्ट्रक्शन इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पर वेजो कंस्ट्रक्टर इनर्वेशन नहीं होती, मतलब यहाँ पर जो बीटा रिसेप्टर ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अल्फा रिसेप्टर्स। अब वेन्स पे इसने करानी है वीनो कंस्ट्रक्शन का मतलब वेन्स को कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से हार्ट की तरफ वेनस रिटर्न ज़्यादा होगा। मेन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर मतलब राइट एट्रियल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इन तीनों की वजह से होगा, इन तीनों की वजह से आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो फिर स्केलेटल मसल को ज़्यादा प्रेशर के साथ ज़्यादा ब्लड फ्लो मिल रहा है, स्पेसिफिकली एक्टिव कॉन्ट्रैक्टिंग मसल को। तो ये था लोकल वाला, सॉरी लोकल नहीं, न्यूरल वाला सेंट्रल कमांड। लोकल कमांड की तरफ हमने बताया था कि अगर एक्सरसाइज हो रही है तो वहाँ से वेसोडाइलेटर मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होगी, इन्होंने वेसोडाइलेशन करा देनी है, लेकिन उसी मसल पे जाके काम करेगी जो एक्सरसाइज के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, बाकी सारे मसल्स के ऊपर काम नहीं करते। ठीक हो गया। और फिर मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो न्यूरल कंट्रोल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मसल के ऊपर देखा जाए। अगर मसल रेस्टिंग स्टेट के अंदर है तो वहाँ पे जो मैकेनिज्म होगा वो न्यूरल वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन अगर लोकल वाला जब काम आता है जब एक्सरसाइजिंग वाले मसल में, तो न्यूरल वाला रेस्टिंग मसल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाला कॉन्ट्रैक्टिंग मसल के लिए। तो ये तो हो गया लोकल ब्लड फ्लो ऑफ मसल। अब जब एक्सरसाइज होती है तभी कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होती है, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होती है तो फिर इसको हम कर्व से देख लेते हैं। कार्डिक आउटपुट के ज़्यादा हो जाने की वजह से मैंने आपको बताया था कि हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ रही थी, वेनस रिटर्न बढ़ रहा था, जिसकी वजह से हार्ट रेट ज़्यादा हो रहा था, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा थी। अब यहाँ पर इस ग्राफ में देखिएगा तो ये वाला जो ब्लैक वाला है ये है नॉर्मल, ठीक हो गया, ठीक है। और जबकि रेड वाला है वो वाला आपको नज़र आ रहा होगा, बी वाला, ये आपको नज़र आ रहा होगा एक्सरसाइज वाला, रेड कर्व वाला हैवी एक्सरसाइज, जबकि ब्लैक वाला नॉर्मल कर्व है, नॉर्मल सर्कुलेशन है। तो इसमें आप देखिएगा कि जो कार्डिक आउटपुट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। कार्डिक आउटपुट क्यों ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ गई थी, और दूसरी तरफ राइट एट्रियल प्रेशर भी थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, पीक पे ज़्यादा आ गया। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था कि मेन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर बढ़ गया था वीनो कंस्ट्रक्शन की वजह से। तो उसका जो स्लोप है कर्व का वीनस रिटर्न का वो ऊपर की तरफ चला गया। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वीनस रिटर्न बढ़ गई थी क्योंकि डिक्रीज रेजिस्टेंस थी, ठीक हो गया। वीनो कंस्ट्रक्शन थी, वीनस रिटर्न बढ़ गया था, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न कर्व ऊपर चलेगी। कार्डिक आउटपुट क्यों चलेगी, क्योंकि हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ रही थी। राइट एट्रियल प्रेशर कर्व राइट साइड पे क्यों आ गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर बढ़ रहा था जब एक्सरसाइज की ऑन साइड में, ठीक हो गया। क्यों, क्योंकि वीनो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, एब्डोमिनल मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, वो वेन्स की कंप्रेशन करा रहे थे, और ज़्यादा हार्ट के पास वेनस ब्लड आ रहा था। वेनस ब्लड आ रहा था तो वेनस ब्लड राइट एट्रियम में आता है, और राइट एट्रियम में ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, जिसकी वजह से राइट साइड के ऊपर हमें शिफ्ट देखने को मिलता है, और वीनस रिटर्न वाली कर्व का शिफ्ट अपवर्ड, और ये हमें एक्सरसाइज में देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू कोरोनरी सर्कुलेशन का, नहीं बल्कि मसल की सर्कुलेशन का। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।